नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल होता है। इस दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया गया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 14 मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। बात लोकसभा में प्रश्नकाल की करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 9 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। लोकसभा सांसद विजय कुमार हांसदाग ने जल शक्ति मंत्रालय से नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर सवाल किया। उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या सरकार द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया गया है। 2014 से अब तक इसके लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं पर वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई और अपशिष्ट जल शोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रिवर फ्रंट विकास, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी के संबंध में अब तक हासिल की गई उपलब्धियों की क्या जानकारी है। इस सवाल का जवाब जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण से बचाने और संरक्षण के मकसद से पूरा करने के लिए वर्ष 2014-15 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31 अक्टूबर 2023 तक भारत सरकार ने NMCG यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को कुल 16,011 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अब तक कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की 5 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आर्द्र भूमि संरक्षण नमामि गंगे कार्यक्रम एक इंटीग्रल कॉम्पोनेंट है, जिसके तहत आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को 12 करोड़ 53 लाख रुपए की 4 अलग अलग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 235 घाट, 62 शवदाह गृह और 9 कुंड स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 205 घाट, 51 शवदाह गृह और 9 कुंडों का निर्माण किया जा चुका है। NMCG के सहयोग से CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 97 मैनुअल जल गुणवत्ता स्टेशनों के जरिए गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। 76 रियल टाइम जन गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। गंगा नदी के तट पर 30 नदी शहरों के साथ RCA यानी रिवर लाइट्स अलायंस शुरू किया गया है। RCA का विस्तार करते हुए 10 दिसंबर 2023 को NMCG के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियां विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और ज्ञान प्रबंधन संस्थान KPMG ने वैश्विक नदी शहरों को नदी संबंधी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। NMCG ने गंगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित करने के प्रयासों में जनता के बीच जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना को बढ़ावा देने का भी काम किया है। नदी संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के लिए गंगा उत्सव, गंगा रन, गंगा राफ्टिंग अभियान, ट्रैक, सामाजिक संदेश के साथ घाट पे हाट और कई गतिविधियां भी शुरू की गई हैं। 45,000 गंगा दूत, 2,900 गंगा प्रहरी और 700 गंगा मित्र के कैडर सार्वजनिक भागीदारी गतिविधियों में शामिल हैं। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। गंगा की अविरल धारा को बरकरार रखने और इसमें जा रहे कचरे से इसे मुक्त करने के लिए लगातार सरकारी स्तर पर कई बड़े प्रयास किए गए। गंगा 2600 किलोमीटर में प्रवाहित होती है और इसके तटों पर कई शहर और करीब 4000 गांव बसे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 31 मार्च 2023 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल 450 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी लागत कुल 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें से 270 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। 130 से ज्यादा पर काम चल रहा है। इस तरह नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुल मंजूर परियोजनाओं में से अब तक 60% पूरी हुई हैं। 1985 से 2014 तक करीब 30 साल में 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके जितनी सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता हासिल की गई,
उससे कहीं ज्यादा क्षमता नमामि गंगे परियोजना के तहत 2014 से 2023 तक 9 वर्ष के दौरान विकसित की गई। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सीवेज ट्रीटमेंट रिलेटेड आधारभूत ढांचे से जुड़ी कुल 186 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 105 पूरी हो गई हैं। 44 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज गंगा दुनिया की 10 सबसे स्वच्छ नदियों में से एक बन गई है। नमामि गंगे मिशन की तारीफ यूनाइटेड नेशंस ने भी की है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रीस्टोर करने वाले दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में शामिल किया है। पूरी दुनिया के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को ये सम्मान मिला है। अर्थ गंगा परियोजना सरकार के 2014 में शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम में हाल ही में जोड़ी गई एक पहल है। अर्थ गंगा परियोजना को नदी के संरक्षण के लिए एक आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सांसद राजकुमार चाहर, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य और ज्ञानेश्वर पाटिल ने मेट्रो रेल सिस्टम को लेकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रश्न किया। उनका सवाल था कि बीते 9 वर्षों के दौरान देश में मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार और इसकी प्रौद्योगिकीय प्रगति का ब्यौरा क्या है और शहरी परिवहन विशेषकर मध्य प्रदेश में सुधार लाने में इन परिवर्तनों ने क्या भूमिका निभाई है। इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में देश में मेट्रो रेल सेवाओं में कई प्रौद्योगिकीय प्रगति हुई है। इसके अलावा नमो भारत ट्रेन की शुरुआत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ भारत की पहली अत्याधुनिक नमो भारत ट्रेन को दिल्ली मेरठ RRT कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच प्राथमिकता खंड पर शुरू किया गया है। ETCS यानी यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली, LTE बैकबोन पर हाइब्रिड लेवल 2 रेडियो आधारित ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम के साथ दुनिया का पहला अत्याधुनिक ETCS2 एक नए स्तर पर यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली मेरठ RRT के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेनों में शुरू किया गया है। PSD यानी प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर बेहतर सुरक्षा और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए PSD को BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने NCRTC यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। अपने जवाब में आगे उन्होंने बताया कि NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक राष्ट्र एक कार्ड सक्षम परिवहन प्रणालियों पर काम करता है। इसके अलावा QR आधारित टिकटिंग प्रणाली ने मोबाइल आधारित ऐप से टिकटों की बुकिंग की सुविधा प्रदान की है। UTO यानी मानव रहित ट्रेन संचालन संसाधनों के बेहतर उपयोग सहित सेवा की बेहतर दक्षता और गुणवत्ता के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम के कुछ हिस्सों में UTO काम कर रही है। IATS यानी स्वदेशी स्वचालित रेल पर्यवेक्षण प्रणाली DMRC और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संयुक्त प्रयासों से विकसित भारत की पहली स्वदेश निर्मित स्वचालित रेल पर्यवेक्षण प्रणाली को दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर इम्प्लीमेंट किया गया है। मेट्रो रेल प्रणाली यात्रियों की तादाद 2014 में 28 लाख से बढ़कर फिलहाल करीब 1 करोड़ प्रतिदिन हो गई है। जिस शहर में मेट्रो ट्रेन चलती है वहां की रफ्तार एक अलग स्तर पर चली जाती है। आज तेजी से पूरे देश में फैलता मेट्रो ट्रेन का जाल एक उम्मीद है उन करोड़ों लोगों के लिए जो अपने शहर में मॉडर्न और हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सपना देखते हैं। फिलहाल देश भर के 20 शहरों में करीब 874 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन अपनी सर्विस दे रही है। देश के कई शहरों में करीब 986 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क पर काम जारी है। करीब पिछले एक दशक में भारत में मेट्रो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 2014 से पहले भारत में केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क था, जो 2023 में 20 शहरों तक पहुंच चुका है। 9 साल में ये 4 गुना बढ़ चुका है। 2014 से पहले देश में 229 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क था। अप्रैल 2023 तक देश में 860 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनें चालू हैं। देश में मई 2014 से पहले कमीशन की गई मेट्रो लाइनों में मासिक औसत 0.68 किलोमीटर था, जो अप्रैल 2023 तक बढ़कर
5.6 किलोमीटर प्रति माह तक पहुंच चुका है। आज भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क सेवा बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात एक अहम सुविधा की, NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की। स्वदेशी रूप से विकसित इस कार्ड का शुभारंभ केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में किया था। फिलहाल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो रेल सेवाओं के लिए किया जा रहा है। इसमें दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, कानपुर मेट्रो शामिल है। अब आप देश में उन शहरों को देख रहे हैं जिनमें मेट्रो नेटवर्क है। दिल्ली NCR, लखनऊ और कानपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई, जयपुर, मुंबई, नागपुर, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं। इन शहरों को मेट्रो नेटवर्क मिलने के बाद इन शहरों को नई और तेज गति मिली है। इन शहरों में लगातार मेट्रो सेवाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। अब हम आपको उन शहरों के नाम दिखा रहे हैं जहां मेट्रो रेल नेटवर्क का काम जारी है। इनमें पटना, भोपाल, इंदौर, गांधीनगर और सूरत शामिल हैं। भारत में प्रतिदिन 1 करोड़ यात्री मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। मेट्रो रेल नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। सांसद एम तंबीदुरई ने पर्यटन के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास को लेकर पर्यटन मंत्रालय से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार पर्यटन के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देती है? अगर हाँ, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं सहित इससे जुड़ी जानकारी क्या है? पिछले 4 वर्षों के दौरान इसे लेकर वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और सरकार की ओर से इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विविध पर्यटक आकर्षणों से संपन्न है और इस क्षेत्र के हर राज्य की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन, प्रसाद, पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार जैसी अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पर्यटन मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों के पर्यटन संवर्धन के माध्यम से विकास पर विशेष बल देता है। ये मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मेलों, महोत्सवों, पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों, प्रचार अभियानों के संवर्धन के लिए भी निधियां प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाने वाला वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को दर्शाना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए पर्यटन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की ओर से 2019-20 से 2022-23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत विशेष निधियां आवंटित की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़ी गतिविधियां पर्यटन मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 1309 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वदेश दर्शन योजना 2 के तहत पूर्वोत्तर में 15 पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रसाद योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में चिन्हित तीर्थ स्थलों के एकीकृत विकास के लिए 256 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्रालय ने राजमार्ग नेटवर्क के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और संबंधित सेवाएं जैसे वाणिज्यिक स्थान, लॉजिस्टिक पार्क, पर्यटन स्थलों के मार्ग में प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से 22 व्यू पॉइंट के विकास को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 के दौरान 118 लाख से ज्यादा घरेलू और 1,04,000 विदेशी पर्यटकों ने उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा किया। किसी क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ रेल, हवाई और सड़क कनेक्टिविटी का बेहतर होना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। 81,941 करोड़ रुपए की लागत से 1,909 किलोमीटर की लंबाई वाली पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाली कुल 19 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 482 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है।
और मार्च 2023 तक 37,713 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान शुरू की है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उड़ान के तहत 64 मार्गों वाले रूपसी, तेजू, तेजपुर, पासीघाट, जोरहाट, लीलाबाड़ी, शिलोंग, पाकयोंग, ईटानगर और दीमापुर में हवाई अड्डे का संचालन किया गया है। 2014 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 9 परिचालन हवाई अड्डे थे। वर्तमान में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 16 परिचालन हवाई अड्डे हैं। इसके साथ ही 0 में उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को भी चालू कर दिया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में 1,543 करोड़ रुपए के 13 प्रमुख बुनियादी ढांचों के निर्माण का काम चालू है। विभिन्न योजनाओं के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कुल 261 सड़क परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम और राज्यों के माध्यम से लागू की जा रही हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोले जाने से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोले जाने से भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है और इससे किस प्रकार इसकी शक्ति कई गुना बढ़ेगी। उन्होंने ये भी सवाल किया कि कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी परियोजनाएं अभी भी प्रगति पर हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोले जाने से जुड़े सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की घोषणा की है, जो अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गैर सरकारी कंपनियों की भागीदारी को सक्षम बनाती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में दिए गए प्रोत्साहन और सुधार के कारण प्रगति और प्रभाव पड़ा है। DPIIT स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के अनुसार अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2014 में केवल 1 से बढ़कर 2023 में 189 हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में निवेश बढ़कर 124.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। कुछ गैर सरकारी कंपनियों ने अपने उपग्रह लॉन्च किए हैं। अन्य अंतरिक्ष उद्योग और स्टार्टअप्स भी स्वयं के उपग्रहों और उपग्रह समूहों का निर्माण कर रहे हैं। ये उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी जैसे कार्य में योगदान देंगे। एक स्टार्टअप ने अपना सब ऑर्बिटल लॉन्च वाहन प्रक्षेपित किया। एक निजी कंपनी ने इसरो परिसर के भीतर पहली बार निजी प्रमोशन पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई। इस NGE की ओर से जल्द ही सब ऑर्बिटल लॉन्चिंग निर्धारित है। उम्मीद है कि उपग्रहों और रॉकेटों के निर्माण, उपग्रह सेवाएं प्रदान करने और भू-स्थित प्रणालियों के निर्माण में निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से एंड टू एंड समाधान देगा। इस प्रकार निजी क्षेत्र की शक्ति कई गुना बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को बड़ी भागीदारी देना है। निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने से इसरो में स्टार्टअप्स में बढ़ोतरी हुई है और 4 वर्षों के भीतर ये संख्या 180 से अधिक हो गई है। अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2018 से देश के कुछ प्रमुख स्थानों पर स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशनल सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। 6 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशनल सेंटर अगरतला, त्रिची, जालंधर, राउरकेला, नागपुर और भोपाल में कार्यरत हैं। इस पहल के तहत फिलहाल 9 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे हैं, जिसमें 7 IIT बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, गुवाहाटी और दिल्ली के अलावा और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा 6 क्षेत्रीय अंतरिक्ष शैक्षणिक केंद्र वाराणसी, कुरुक्षेत्र, जयपुर, गुवाहाटी, सूरत और पटना में काम कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में इसरो और सोशल अल्फा ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जो बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास के लिए भारत का पहला समर्पित मंच है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उत्पादों और सेवाओं का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने के लिए 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में शामिल किया गया।
8 नवंबर 2022 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद से एक सब ऑर्बिटल लॉन्च वाहन विक्रम एस का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। 25 नवंबर 2022 को पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र की स्थापना SDSC शार में इसरो परिसर में अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की ओर से की गई। 4 नवंबर 2022 को अग्निकुल की ओर से विकसित अग्निलैट सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का इसरो सुविधा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस के 2 नैनो उपग्रहों को PSLV C-54 मिशन में एक राइड शेयर यात्री के रूप में लॉन्च किया गया। OneWeb के Gen 1 उपग्रहों को LVM-3 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। लोकसभा सांसद भोला सिंह और विनोद कुमार सोनकर ने जल शक्ति मंत्रालय से सवाल किया कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन कर रही है। अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है। उनका सवाल था कि राष्ट्रीय जल मिशन के तहत अब तक की गई वास्तविक और वित्तीय प्रगति का लक्ष्यवार, वर्षवार और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार का घरेलू क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में 50-60% की वृद्धि करने का विचार है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सरकार की ओर से अन्य कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना जलवायु परिवर्तन संबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार की गई थी। राष्ट्रीय जल मिशन का काम सरकार और हितधारकों के साथ मिलकर काम करना है। राष्ट्रीय जल मिशन का निरंतर प्रयास रहा है कि वो राष्ट्रीय जल मिशन की योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और केंद्र और राज्यों के विभागों के समन्वय और परामर्श से लगातार इन योजनाओं की निगरानी की जाए। योजना की वास्तविक प्रगति का आकलन संबंधित हितधारकों के परामर्श से समय समय पर किया जाता है। राष्ट्रीय जल मिशन के जल उपयोग दक्षता में 20% तक बढ़ोतरी करने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अक्टूबर 2022 में जल उपयोग दक्षता ब्यूरो के रूप में एक समर्पित संगठन की स्थापना की गई है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन उद्योगों के जल उपयोग की दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने की एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही केंद्रीय जल बोर्ड द्वारा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों का आवधिक रूप से आकलन किया जाता है। जल निकायों में भूजल की मात्रा, गुणवत्ता और धारण क्षमता का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय जलभृत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन 2019 से जल शक्ति अभियान का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा जल संबंधी कार्य किए गए। इसके साथ ही देश भर में करीब 130 करोड़ पौधों को लगाने का काम किया गया है। कैच द रेन अभियान के तहत 661 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। 518 जिला संरक्षण योजनाएं तैयार की गई हैं। राष्ट्रीय जल मिशन जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए जल वार्ताएं, कार्यशाला और सेमिनार का भी आयोजन कर रहा है। आज पानी की जितनी उपलब्धता है, उसके मुकाबले साल 2050 तक 4 गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत की है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से निपटा जा सके। राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से पानी का संरक्षण करना है, पानी की बर्बादी को कम करना और राज्यों के बीच अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य की बात करें तो व्यापक जल डेटाबेस को सार्वजनिक करना, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण, संवर्धन और परीक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ ही अधिक जल दोहन वाले क्षेत्रों सहित कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, जल उपयोग कुशलता में 20% की वृद्धि करना और बेसिन स्तर और समेकित जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना है। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के गठन के बाद जल संरक्षण के प्रयासों में तेजी आई, साथ ही बजट आवंटन भी बढ़ा।
गंगा नदी करीब 70% सफाई के स्तर तक पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। 7 अगस्त 2023 तक देश के 19 करोड़ 41 लाख ग्रामीण परिवारों में लगभग 12 करोड़ 75 लाख यानी करीब 66% परिवारों के घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो गई है। भारत को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासों को और तेज किया जा रहा है। इसके लिए प्रभावी जल प्रबंधन के साथ पानी का दुरुपयोग रोकने पर ध्यान दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में पानी के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के साथ ही सिंचाई के आधुनिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। कैच द रेन जैसे अभियान के जरिए बारिश के पानी को संजोकर रखने और गंदे पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने योग्य बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भूजल को प्रदूषण से बचाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। एक नजर संसद के दोनों सदनों में हुए कामकाज पर। सदन की सुरक्षा के मामले पर आज लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाले सांसदों के इस्तीफे स्वीकार करने की जानकारी दी। सदन में जैसे ही प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के सदस्यों ने सुरक्षा का मामला उठाते हुए सदन में अवरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी ने इस घटना की निंदा की है। लोकसभा अध्यक्ष ने मामले का संज्ञान लिया है। हमें भविष्य में हर संभव सावधानी बरतने की जरूरत है। गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदस्यों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की और इस मुद्दे पर एक स्वर में बोलने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का अवरोध जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा में विपक्ष के 13 सांसदों को असंसदीय व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन के अमर्यादित आचरण का मामला सदन के विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया। उन्हें आचरण के चलते संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन वो सभापति के बार बार के निर्देश की अवहेलना करते हुए सदन में मौजूद रहे। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके व्यवहार को नियम विरुद्ध और कार्यवाही में बाधक बताते हुए 5 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन के नेता पीयूष गोयल ने नियम 256 के तहत डेरेक ओब्रायन का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। समिति को इस मामले की जांच परख करके 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तृणमूल कांग्रेस सदस्य को आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी और सभापति के निर्देशों की अवहेलना के लिए सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके लिए भी नेता सदन ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होने के कारण शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल कुछ और अहम प्रश्नों और उनके जवाबों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।